पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसी को हम समझते हैं। 4 ऑप्शन है इसके, चारों के चारों हमारे लिए एक नया क्वेश्चन है, यूँ समझ लो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर है 1, आंसर इसका देखते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको करेंगे आप समझ जाओगे कि है या नहीं, क्यों है और क्यों नहीं है। पहला है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। कॉपर धातु, कॉपर का प्रतीक क्या होता है, Cu। Cu किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है ये, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या ये अभिक्रिया होगी कि नहीं। कॉपर इसको विस्थापित कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम है वो इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सोडियम कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। एक तो ये ऑप्शन हमारे है, इसके अंदर ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि NaCl विलयन तथा कॉपर धातु की अभिक्रिया संभव है या नहीं, तो आप क्या दोगे, नहीं, ठीक है। अब ये पहला पार्ट। दूसरा, MgCl2 विलयन तथा एल्यूमिनियम धातु, ये रही एल्यूमिनियम धातु और ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या ये इनकी धातु रिएक्शन होगी, क्या देख रहे हो आप, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी सक्रियता, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है या ये ज़्यादा अभिक्रिया, मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम इसको इसकी जगह से नहीं हटा सकता, इसलिए ये रिएक्शन संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, FeSO4 की किसके साथ, सिल्वर के साथ। सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, Ag। Ag की अभिक्रिया किसके साथ, FeSO4 आयरन सल्फेट के साथ। क्या संभव है ये अभिक्रिया। सिल्वर इससे ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये इससे ज़्यादा है, सिल्वर है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है ना। सिल्वर लोहे से ज़्यादा रिएक्टिव है। चलो, लोहा है वो इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब ये इसको यहाँ से हटा नहीं सकता, इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। आंसर इसका क्या लिखोगे, क्योंकि लोहा सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन देखो, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। इसके नाम भी पढ़ना सीखो। सिल्वर नाइट्रेट है तो इसका नाम क्या है या उसको कैसे लिखा जाता है। कॉपर धातु के साथ, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, तो रिएक्शन होगी, ये होके क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, सिल्वर निकल जाएगा। क्लियर है ना। वहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया, ये बात करेंगे हम कल जब आप संयोजकता अच्छे से पढ़ के आओगे, ठीक है। वहाँ 2 क्यों लगा, कैसे उसको कॉपर नाइट्रेट को हमने लिखा, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे। ये किसके ऊपर बेस था, रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस। ऐसे ही रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उन सब का आंसर क्या होगा, वही जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अभिक्रिया कर लेगा, अगर कम रिएक्टिव है तो अभिक्रिया नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों लगा होता है। तो ये हमारा बेस है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो ज़्यादा जल्दी से अभिक्रिया करेगा और नया पदार्थ बना लेगा। लेकिन हमें जो खाना हमने बनाया है, क्या ये वो खाना जैसा हमने बनाया है वैसा ही चाहिए या एक नया पदार्थ चाहिए, वैसा ही चाहिए। यानी अगर हमने दाल बनाई है तो वो दाल ही रहनी चाहिए, कुछ और नहीं बनना चाहिए, है ना। और अभिक्रिया अगर हो गई तो नया पदार्थ बन जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा पदार्थ चाहिए जो कम अभिक्रियाशील हो। क्लियर है। अब इसमें इसने पूछा है डिब्बों को जिंक की बजाय टिन से क्यों बनाया जाता है, जो खाने के डिब्बे हैं, ठीक है। जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है किसकी बजाय, टिन की बजाय, इसलिए जिंक का नहीं टिन का बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है।
सी ऑप्शन ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ समझ आया ना? हमें हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं अभी तक इस चैप्टर में सारे के सारे दिमाग में रिमाइंड कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो, आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब, एक तार और एक स्विच दिया गया। सब के सब आपने देखे हुए हैं। हथौड़ा सबने देखा हुआ है, आपको ने बैटरी भी देखी हुई है, बल्ब भी देखा हुआ है, तार और स्विच भी देखा हुआ है, ठीक है। इनकी मदद से आपको पता करना है इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कैसे कर सकते हो। क्या धातु और अधातु को अलग अलग कर सकते हो इनका उपयोग करके? धातु और अधातु को, धातु और अधातु के भौतिक गुण याद करो। बैटरी है, आपके पास क्या क्या चीज़ें पहले तो ये देखो। एक तो आपके पास ऐसा हथौड़ा है, ठीक है, हथौड़ा है, और क्या है? बैटरी है, सेल है, इसी को हम बैटरी, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ठीक है। और आपके पास क्या है? तार है, बल्ब है, ये रहा बल्ब, ठीक है, ये बल्ब है, स्विच है। स्विच को बनाने का तरीका ये है, ये एक तार टूटा हुआ है, इसको जोड़ दिया तो चलने लग जाएगा, खोल दिया तो ओपन, ऑफ हो गया। स्विच का काम यही है, स्विच जोड़ता है खोलता है, यही काम करता है। जैसे वो अब बंद है मतलब फैन नहीं चल रहा है, तो वहीं से ये तार ऐसा बीच में से टूटा हुआ होगा, ये स्विच है, और एक तार है, ये रही तार, ठीक है। क्लियर है अब इतना सबको? ये चीज़ें हमारे पास है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक धातु का टुकड़ा है, मान लो कि वो है लोहा, ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, ये धातु है। और एक आपके पास है कार्बन का, ठीक है, यह है अधातु, यह है धातु। दोनों को कैसे अलग करोगे? तो आप क्या करोगे, ये तार उठाओगे, इस तार को इस स्विच के साथ कनेक्ट करोगे और कनेक्ट करके बैटरी के दोनों टर्मिनल पे जोड़ दोगे, ठीक है। जोड़ने के बाद आप एक बार इसको रखोगे, एक बार उस लोहे को रखोगे। अगर ये बल्ब जल गया, इसको देखो, ये मैंने अलग अलग चीज़ें, इनको मैं सिस्टमेटिक तरीके से बनाता हूँ, फिर आप मुझे बताना। इन सब को जोड़ना है, और ये चीज़ें जब जुड़ती हैं ना तो आप पढ़ोगे 13 चैप्टर के अंदर, विद्युत वाले चैप्टर के अंदर, कि ये सारे के सारे जब जुड़ते हैं ना आपस में, तो उससे जो चीज़ बनती है उसका एक नाम होता है विद्युत परिपथ, यानी कि विद्युत धारा को चलने वाला रास्ता, ठीक है। वो कैसे बनता है देखो, ये वाली तार है, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये हथौड़ा है। हथौड़े का काम क्या है? मैंने क्या किया, एक बार लोहे के ऊपर हथौड़ा मारा, एक बार कार्बन के ऊपर, जिससे आवाज़ उत्पन्न हुई वो क्या होगा? लोहा। वो क्या होगी? धातु की अधातु? धातु। तो हथौड़े से हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं धातु और अधातु को अलग करने में? हम उसको पीट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो पीट कर देखेंगे तो जो पीटने के बाद जिससे आवाज़ उत्पन्न हुई वो धातु, जिससे आवाज़ उत्पन्न नहीं हुई वो अधातु। तो हथौड़े के काम से हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, बल्ब और इनसे हम कैसे कर सकते हैं? ये मैंने यहाँ पे लगा दिया लोहा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया बल्ब, ये मैंने लगा दिया है स्विच, और ये लगा दी है मैंने बैटरी। याद रखना बैटरी ऐसे ही लगती है, ठीक है। बैटरी का ये वाला प्लस टर्मिनल, ये वाला माइनस। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये रहा स्विच, ये रही बल्ब, ठीक है। हथौड़ा इसके अंदर यूज़ नहीं होगा, हथौड़ा हम यूज कर चुके, ठीक है। अब अगर ये बल्ब जल रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, यानी कि स्विच ऑन। अगर ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा यहाँ से चल के इसके अंदर से जाके और वापस यहाँ पहुँच रही है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है तो ये बल्ब जलेगा, अगर नहीं जा रही है तो नहीं जलेगा। लेकिन जब हम लोहा लगा के देखेंगे या कोई भी धातु लगा के देखेंगे तो ये बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि धातुएं अपने अंदर से विद्युत धारा को जाने देती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं जिन जिन से ये बल्ब जलेगा वो सारी की सारी क्या होंगी? धातु, और जिनसे ये बल्ब नहीं जलेगा वो सारी अधातु।
तो ऐसे आप एक सर्किट बना दोगे और लिख दोगे कि जिनसे ये बल्ब जलेगा वो सारी धातुएं और जिनसे बल्ब नहीं जलेगा वो सारी अधातुएं। हथौड़े का काम क्या है? हथौड़े से आप पीट कर देखोगे, जिससे आवाज़ उत्पन्न हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई वो धातुएं, आवाज़ उत्पन्न नहीं हुई वो अधातुएं। अच्छा, बी पार्ट, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। जो आपने अभी परीक्षण किया, एक तो आपने पीट कर देखा और एक आपने ऐसे सर्किट बना कर देखा, इनकी क्या उपयोगिता है? तो पहली चीज़ यहाँ पे आपने क्या किया, लोहे या धातु को आपने हथौड़े से पीटा, इसकी उपयोगिता क्या है, यानी कहाँ ये उपयोग होता है? धातु है, धातु को पहचानने में तो हो गया, वो तो पहला पार्ट हमने कर लिया है। उपयोग का मतलब है हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम धातुओं को पीट पीट कर कोई और चीज़ बनाते हैं? टेंट काटने में। और इसने अपने वाला बता दिया है, यानी कि ये है कि हम धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर चादरें बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है? उपयोगिता है। क्लियर है ना? आप जो धातुओं के अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, सोने को भी पीट सकते हो, ठीक है? तो ये हुई उपयोगिता, ये हुई हथौड़े से पीटने वाले की उपयोगिता। दूसरा, जिसके अंदर हमने ये वाला सर्किट बनाया, उसकी क्या उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता है जो हमने हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वायर लगाई हुई, वो वायर हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर से विद्युत धारा जाती है उसी का तो तार बनाएंगे, और जिसके अंदर से नहीं जाती है उसको हम क्या करते हैं, इस तार के ऊपर ऊपर चढ़ा देते हैं। देखा आपने, प्लास्टिक ऊपर चढ़ा होता है, अंदर लोहे वाला, लोहा या कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, इनके ही तार बने होते हैं, और इनके ऊपर एक रबड़ की एक रैपिंग सी चढ़ी होती है, वो इनके ऊपर चढ़ी होती है, वो क्या होगी? हमेशा अधातु होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से विद्युत धारा पास नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर जो होता है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? धातु होनी चाहिए। ये हुई उपयोगिता, यानी कि हथौड़े से पीटने वाले से तो हमें ये पता चला कि हम धातु के अलग अलग आकार के पदार्थ बना सकते हैं पीट पीट कर, ये उपयोगिता हुई हथौड़े से। अगर आपने ऐसे सर्किट वाले, इस सर्किट वाले से हमारे क्या उपयोग पता चला? हमें धातुओं और अधातुओं का ये उपयोग पता चला कि धातु है विद्युत धारा को अपने अंदर से जाने देती है और अधातुएं अपने अंदर से विद्युत धारा को जाने नहीं देती। 5th क्वेश्चन हुआ, ये आपने लिख भी रखे हैं, ठीक है? वो आपको अच्छे से समझ आएंगे अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से अटेंड किया तो। 6th क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के एग्जाम्पल दीजिए। उभयधर्मी वो जो जिसमें अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति होती है, वो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल हमने किए थे, एक एग्जाम्पल तो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक हो गया जिंक ऑक्साइड। यह क्वेश्चन हो गया अपना, ये हम कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अमल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। ये किसके ऊपर बेस है? हमने क्या पढ़ा उसके ऊपर ये बेस है, सक्रियता श्रेणी। वेरी गुड। ऐसे आप कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख गए ना, तो समझ लो आपके क्वेश्चन हो गए, आपको कोई नहीं रोक सकता। पर बेस है ये सक्रियता श्रेणी। हमें बताने क्या है? 2 तो धातुओं के नाम बताने हैं जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल, यही है ना, तनु अमल कोई भी ले लेते हैं हम, ये ले लिया चलो, हाइड्रोक्लोरिक अमल, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। इसने कहा क्या है कि इस अमल से ऐसी 2 धातुओं के नाम बताओ जो इसमें से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगी, यानी कि वो सारी धातुएं क्या होंगी? इससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन सी होती है? पोटेशियम रही, सोडियम रही, कैल्शियम रही, मैग्नीशियम रही, एल्यूमिनियम रही, जिंक रही। क्या बात है, इसने 2 पूछी, हमने 6 बताई, ये है ना। अब तो ये तो हुआ वो धातुएं जो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंकेंगी। अब कुछ धातुएं ऐसी भी है जो यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाती, वो कौन सी है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं। कौन कौन सी? चांदी, सोना, कॉपर, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? वो वाली धातुएं हैं जो हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगी। किसके ऊपर बेस क्वेश्चन है ये? रिएक्टिविटी सीरीज की। अब आपको ये समझ आएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है ना? एक हमने पहला क्वेश्चन किया था, वो भी तो रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस था, उसके अंदर हमें ये पता चल रहा था कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि हम धातुओं के नाम कैसे बता पाएंगे, ठीक है ना। चलो, इसके बाद है 9th क्वेश्चन,
प्रत्यूष नाम का एक लड़का है, उसने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। ठीक है, सल्फर क्या है, धातु है कि अधातु? अधातु। ठीक है, गर्म किया किसकी उपस्थिति में? और अगर पता है आपको गर्म किया होगा तो पक्का उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा ही होगा। ठीक है, हाँ। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने गैस, उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। ये चित्र है, इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, अगर अच्छा बने तो बहुत बढ़िया, ना बने तो भी समझ लेना। ये बनाया मैंने बर्नर। क्या बनाया? बर्नर। बन गया तो भी ठीक, ना बना तो भी ठीक, बर्नर ही है। यहाँ से गैस जलेगी, ये जल रही है। इतनी आसान होती है जलानी। स्पैचुला क्या होता है? स्पैचुला हम जब लैब में जाएंगे वहाँ देखेंगे एक चम्मच के आकार का छोटा सा होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पैचुला। हमारा स्पैचुला लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये हो गया स्पैचुला, इसके ऊपर क्या डाल रखा है हमने? सल्फर। ठीक है, इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं और ऊपर हमने क्या रखी है? एक परखनली। परखनली एक ट्यूब आकार की संरचना होती है, जैसे हम परखनली बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। इसको भी हम लैब में जाएंगे तो ज़रूर देखेंगे, वैसे आपने देख भी रखी होगी। ठीक है, अब इसको इसने इसके ऊपर उल्टा कर दिया। यहाँ से ये जैसे गर्म होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ गैस ज़रूर निकलेगी, उसको इसने इसके अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्या है? सल्फर। ठीक है, सल्फर यहाँ पे गर्म होगा तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा था धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, पढ़ा था ना? आपको ये भी पता है, ये धातुओं के पढ़ा था, अधातुओं के हमने नहीं पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो वो किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं? अम्लीय प्रकृति के कि क्षारीय? क्षारीय प्रकृति के बनाते हैं। धातु है वो क्षारीय प्रकृति के, ये है अधातु, ये किस प्रकृति के ऑक्साइड? अम्लीय। क्लियर है ना? तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ? जो रासायनिक प्रकृति गुण हमने पढ़े थे वो वाला। तो यहाँ पे क्या बना? सल्फर का ऑक्साइड, यानी कि अधातु ऑक्साइड बना है कि नहीं? और अधातु ऑक्साइड है वो हमारे कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको ऐसे ही टैकल करना है, ऐसे ही उठाना है। ठीक है, अब अम्लीय प्रकृति का इतना हमारा फाइनल हो गया है। अब देखो, पहला पार्ट है इसका, गैस उसने इकट्ठी कर ली है। वो गैस क्या बनेगी? सल्फर की जो ऑक्साइड बन रहा है वही तो इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। वो क्या होगी? वो होगी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। ज़्यादा चांसेस है सल्फर डाइऑक्साइड के ही। ठीक है, गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पर और आर्द्र लिटमस पत्र पर। आर्द्र मतलब गीले। अब आप मुझे बताओ, लिटमस पत्थर क्या होता है और उसको अमल में डालते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? अमल में डालते हैं तो लिटमस पत्थर का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन और क्षार में जाते हैं तो ब्लू हो जाता है। लेकिन वो रंग तभी बदलता है जब लिटमस पत्थर है वो गीला हो। अगर आपने सूखा लिया ना तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, गीले और सूखे का क्या कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो पहला पार्ट है अपना कि सूखे लिटमस पत्थर पर क्या अभिक्रिया होगी, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सूखा है, कोई अभिक्रिया नहीं। और बी पार्ट है इसका, गीले पे क्या होगा? कैसा रंग हो जाएगा उसका? लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लिख सकते हो, ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन, बना क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। हो गया संतुलित, लिख दिया, बस क्वेश्चन हमारा ख़त्म। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय। अभी तो पढ़ा है, ये अधातु ऑक्साइड ही तो है।
इसका बदल कर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय, और अधातुएं कैसा बनाएंगी, अम्लीय। कैसे पता करोगे कि ये क्षारीय और वो अम्लीय है? किसके साथ अभिक्रिया करवाओगे? लिटमस पत्थर से करवा सकते हो या एक और भी। अगर आपको अधातु का पता करना है ना कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्यों, तो आप अधातु ऑक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया कराओगे? किसी क्षारक के साथ, तो वो लवण और जल बना देगा। ऐसे ही आपको धातु ऑक्साइड का पता करना है तो उसको आप अभिक्रिया कराओगे किसी अम्ल के साथ, तो वो भी लवण और जल बना देगा। ठीक है, और जो भी अभिक्रिया के अंदर लवण और जल बनता है वो हमेशा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से ही बनता है। ठीक है ना, यानी इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है सबको? तो 11वां क्वेश्चन आप कर दोगे। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? आभूषण आभूषण आपने पहने हैं, लड़कियां ज़्यादा अच्छे से बताएंगी कि जैसा आपने शाम को ख़रीदा है वो सुबह भी वैसा ही दिखना चाहिए कि नहीं? वैसा ही दिखना चाहिए। अगर बाई चांस आपने लोहे वाले ख़रीद लिए तो सुबह तक हो सकता है उस पर जंग भी लग जाए और वो चमकीले के बजाय उसका कलर कुछ और हो जाए, है ना। तो इसका मतलब आप ऐसे आभूषण खरीदना चाहोगे जो आपके पास जैसे हैं सालों साल वो वैसे ही दिखें, और ऐसे उन्हीं धातुओं के दिख सकते हैं जो कम रिएक्टिव होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। तो कौन कौन सी कम अभिक्रियाशील है? प्लेटिनम, सोना और चांदी। प्लेटिनम, सोना और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इनसे हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। ये कहाँ से हुआ? ये रिएक्टिविटी सीरीज से हुआ ये क्वेश्चन। बी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगर ऑक्सीजन के अंदर या वायु के अंदर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो आग लग जाएगी, पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो भी आग लग जाएगी। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? अभिक्रियाशील धातु है, आपने पढ़ा है एल्यूमिनियम बिल्कुल ऊपर ही ऊपर होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के नीचे सी वहीं होती है ना, तो अभिक्रियाशील धातु तो है। लेकिन इसका खाना बनाने वाले बर्तन आपने देखे होंगे, सिल्वर के बर्तन नहीं देखे हैं? वो सिल्वर चांदी वाला सिल्वर नहीं होता है, एल्यूमिनियम। हाँ बोलो। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक बात। लेकिन खाना बनाने में तो गर्म पानी होता है, गर्म के साथ तो फिर करेगा ही करेगा। जो ठंडे पानी के साथ करता है वो गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया करेगा। लेकिन इसका एक और कारण होता है, वो ये होता है कि आपको पता है धातुएं हैं वो उष्मा का क्या करती है? चालन। उष्मा अपने अंदर से जाने देती है, और आपका खाना तभी पकेगा जब नीचे जो आप गैस जला रहे हो उसकी गर्मी आपके खाने तक पहुँचे, और वो पहुँचेगी किसके थ्रू? जो बर्तन आपने लिया है ना। तो एल्यूमिनियम है वो क्या होता है? वो उष्मा का अच्छा चालक होता है और सस्ता भी होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम हमारे जो खाने के बर्तन हैं वो किससे बनाते होते हैं? एल्यूमिनियम से। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये उष्मा का अच्छा चालक होता है। क्लियर है ना, और हमें चाहिए वही जो जल्दी से हमारा खाना पका दे। क्लियर है ना, लोहे के मुकाबले ये अच्छा चालक होता है। समझ गए सारे? और रिएक्टिव है, उससे हमारे ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके जो रिएक्शन करने के बाद एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड बनाता है वो इतने खतरनाक नहीं होते हमारे शरीर के लिए। क्लियर है? इसलिए हमारा काम इससे चल जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि एल्यूमिनियम है वो उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से हम एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं। निष्कर्षण प्रक्रम, ये निष्कर्षण हमने किया नहीं है, छोड़ो इसको। 13वां क्वेश्चन, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? हाँ, क्योंकि खट्टे पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और आपने रासायनिक गुण के अंदर पढ़ा था कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने कॉपर के ऊपर, कॉपर भी धातु है, अम्ल अगर उसके ऊपर लगाया तो एक साल्ट बनेगा। ठीक है, वो होगा कॉपर क्लोराइड। अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया तो, अगर हमने और कोई अम्ल लिया तो उससे कोई सोल्ट बनेगा, जो हम जैसे ही उसके ऊपर रगड़ते हैं वो सोल्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, और ऊपर से एक कॉपर की चमकीली परत निकल आती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाती है।
इसीलिए ये साफ़ करने में हमारे मददगार होते हैं। क्लियर है ना सबको? 14वां क्वेश्चन, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु के बीच विभेद कीजिए। रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर, तो पहला तो यही कि धातु जब धातु ऑक्साइड बनाती है तो वो धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति, और अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति की। क्लियर है? दूसरी चीज़, दूसरा अभिक्रिया हमने किसके साथ किया था? जल के साथ। धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालती है, लेकिन अधातुएं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। ठीक है ना? वो अभिक्रिया या तो कर ही नहीं पाती या फिर उसके अंदर मिक्स ही हो जाती है पानी के अंदर। क्लियर है? और या फिर बनाती है तो वो बनाएगी अम्ल। ठीक है? जैसे कि ये हमने क्या है, ये किसका ऑक्साइड है? अधातु का है ना। ये जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अम्ल बनाता है H2SO4। ठीक है? तो पानी के साथ जब अधातु अभिक्रिया करेगी तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगी जो कैसा प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का। और ये वाली जो बनाएगी ये बनाएगी अम्ल। क्लियर है? ये अम्लीय प्रकृति के। पर धातुओं और अधातुओं में विभेद हो गया है। अच्छा, 15 क्वेश्चन, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए तरह से चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में क्या बता सकते हैं? सोना चांदी को एक साथ रखा जा सकता नहीं। विलयन कौन सा लिया होगा उसके बारे में बताओ। उसने कोई अम्ल लिया होगा पक्का। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं ना तो एक साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है? वो साल्ट नीचे बैठ जाता है और वो धातु जिसके अंदर है, जिसका सोल्ट बना है, सीधी सी बात है सोल्ट बना है तो कुछ ना कुछ तो वो धातु कम हुई होगी, है ना? तो इसीलिए वहाँ पे अम्ल होता है। और जो सोना और चांदी को भी गला दे वो अम्ल होता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया वो बनता किससे है? मैंने आपको बताया था H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, इन दोनों का जब हम मिक्सअप करते हैं ना तो एक नई चीज़ बनती है जिसे हम एक्वा रेजिया बोलता है। ठीक है? वो ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर हमने कोई भी धातु डाल दी, डालते ही ख़त्म, इतनी जल्दी वो उनको डिज़ोल्व कर लेता है। क्लियर है ना? तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो पक्का कैसा होगा? एक्वा रेजिया हो। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, इस्पात का नहीं। बता सकते हो क्यों? गरम करना है आपको पानी, यानी कि नीचे से आप जिससे गरम कर रहे हो उसमें उससे जो उष्मा है वो फटाफट पानी के अंदर पहुंचनी चाहिए। तो तांबा है ना वो उष्मा का अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है। सुचालक तो इस्पात भी होता है लेकिन वो कम है किसके मुकाबले? तांबे के मुकाबले। इसलिए हम तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।